बच्चों अभी मैंने आपको समुच्चय की परिभाषा दी, ठीक। समुच्चय क्या होता है ये बताया, जिसके आधार पर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 लगा लेंगे पूरा, ठीक है। अब मैं आपको समुच्चयों के प्रकार बताने जा रहा हूँ, समुच्चय कितने प्रकार के हैं। पहले बच्चों आप जब दूसरा एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 1.2 वो पूरा समुच्चयों के प्रकार पर निर्भर है, ठीक। तो आपको सबसे पहले समुच्चयों के प्रकार को समझना होगा कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ समुच्चय हो सकता है मैं जो बताऊं जो एनसीईआरटी में न भी दिए गए हों, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, मैं पहला समुच्चय स्टार्ट करता हूं, इसका नाम है एकल समुच्चय। देखिएगा पहले हेडिंग डाल लीजिए समुच्चयों के प्रकार में, समुच्चयों के प्रकार में है तो बच्चों काफी जो देखिए पहला आइएगा एकल समुच्चय। क्या ये एकल समुच्चय, एकल समुच्चय किसे कहते हैं जरा ये देख लीजिएगा आप, सिंगलटन सेट। क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। इसके नाम से बच्चों क्लियर है, एकल ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ठीक है, जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। मेरी बात को याद रखिएगा, यानी कि उस समुच्चय में एक से अधिक अवयव नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने सेट दो प्रकार का पढ़ाया था, आपको याद होगा कि सेट को, समुच्चय को दो प्रकार से लिखते हैं, एक रोस्टर रूप में और एक निर्माण विधि में, और मैंने दोनों को बदलना भी आपको बताया था, ठीक है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों क्या समुच्चयों के प्रकार में पहला है एकल सेट। इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी और मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण पूछेंगे आप, उदाहरण के लिए देखिए कई उदाहरण दे सकते हैं आप। उदाहरण पहला ए, उसको नहीं करना बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया केवल 5 हो गया। एक समुच्चय ए, उसका एक ही अवयव है, कितना, उसमें एक ही अवयव, उसका नाम है क्या, 5। दूसरा देखिएगा, एक सेट मैंने बी लिख दिया, उसमें मैंने स्मॉल ए लिख दिया, चलिए ये भी, इसमें भी कितने अवयव हैं, एक ही अवयव है बच्चों, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। और आप ये भी लिख सकते हैं, जरा ये देखिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सी देखिए, ये और ये किस रूप में लिखा, इसमें एक अवयव ही लिखा गया बच्चों डायरेक्ट, ठीक। ये रोस्टर रूप में लिखा गया, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ, उस रूप में भी दे देता हूँ। निर्माण विधि में मैंने एक अवयव एक्स लिया और जो एक्स है उसके बारे में लिखूंगा। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या है जहां x लेस देन 1 है, सॉरी लेस देन 2, जहां x, इधर देखिएगा x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक, और कहाँ x लेस देन 2 है। ये ऐसे भी लिखा होगा बच्चों, या ये अथवा ये इस तरीके से भी लिख दे तो भी गलत नहीं है। ये x एक प्राकृतिक संख्या, ये ऐसे लिख देगा तो भी ठीक है, और ये ऐसे लिख दिया x बिलोंग टू, ऐसे x देखिएगा लेस देन 2 कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए अब जरूर 2 से कम प्राकृतिक संख्या, 2 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ये कौन सा रूप है बच्चों, ये आपका निर्माण रूप है, इसको मैं देखिए बदल दे रहा हूं आपके सामने, इसमें केवल 1 आएगा, ठीक। यानी कि x का मान 2 से कम, 2 से कम का मतलब 1, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, निगेटिव वाली भी नहीं होती। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया है किसका, एकल समुच्चय का। आइए दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूं।
एकल समुच्चय के बाद आता है बच्चों रिक्त समुच्चय। ये बहुत इंपॉर्टेंट समुच्चय है बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान इसी समुच्चय पे लगाना है। ठीक, रिक्त समुच्चय, इसके कई नाम हैं अंग्रेजी में। ठीक, इसको हम लोग, इसका मैं कई नाम लिख देता हूँ, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, VOID। देख रहे हैं, किसी नाम से बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है अंग्रेजी में। ठीक है, रिक्त समुच्चय। अब आपको इसके नाम से भी आपको कुछ क्लियर लग रहा होगा। रिक्त, रिक्त का मतलब क्या हुआ? खाली। ठीक है, रिक्त का मतलब क्या हुआ? खाली। तो खाली समुच्चय के बारे में बताएं तो इसकी परिभाषा तो इसके नाम में ही बेटा इसकी परिभाषा भी है। ठीक, जैसे कि एकल समुच्चय का उसके नाम में परिभाषा था, वैसे रिक्त समुच्चय की परिभाषा इसके नाम में ही है। क्या है? वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव होगा ही नहीं। तो जब अवयव होगा ही नहीं तो उसको दिखाएंगे कैसे, प्रदर्शित कैसे करेंगे? आइए मैं बोर्ड पर बताता हूं आपको। ठीक है, तो देखिए, देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं, वह समुच्चय जिसमें ठीक है, जरा देखिएगा, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। ठीक है, अब इसको दिखाते किससे हैं, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, वो तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ उसी में। इसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। ठीक, रिक्त समुच्चय को रिक्त समुच्चय को फाई, इसको फाई बोलते हैं, या इसको फाई बोलते हैं। फाई या जो करली ब्रेस बना के छोड़ देते हैं दोनों तरफ से प्रदर्शित। ध्यान से देखिए बच्चों, या तो फाई लिख देंगे या बस करली ब्रेस बना करके छोड़ देंगे, इसके अंदर कोई अवयव नहीं लिखेंगे। कभी कभी बेटा ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसको कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं हम, फाई बराबर क्या, करली ब्रेस, कोई दिक्कत नहीं है। या फाई की जगह करली ब्रेस यूज कीजिए या करली ब्रेस की जगह फाई यूज कीजिए, कोई अंतर नहीं होता। याद रखिएगा, इसका ये मतलब होता है कि इसमें कोई अवयव नहीं है। ठीक, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। चलो इसका एग्जांपल देखिएगा रिक्त समुच्चय का। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे ए एक समुच्चय है और ऐसे लिख दीजिए, कोई अवयव नहीं है, या ए बराबर फाई लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं है। दूसरा बी, जैसे मैंने लिख दिया एक्स कॉमा x बिलोंग टू जेड। जेड समझते हैं? जेड का मतलब पूर्णांक संख्या है। जेड का मतलब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या धन भी होती है और ऋण भी होती है, याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और जरा देखिएगा, चलिए पूर्णांक की जगह मैं नेचुरल नंबर ही कर लेता हूं समझाने के लिए, प्राकृतिक संख्याएं। आइए बच्चों, यहाँ सच दैट होगा, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, एक्स कैसी हो, प्राकृतिक संख्या हो, और कॉमा, अब आगे देखिए मैंने लिखा एक्स लेस देन 0। बताइए जरा, 0 से कम, एक्स का मान लेना है 0 से कम। ठीक है, एक्स का मान मुझे क्या लेना है, 0 से कम लेना है।
अब आप बताइएगा 0 से कम प्राकृत संख्या कुछ होती है तो बताइए आप। 0 से कम कोई भी प्राकृत संख्या है? 0 से कम कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती। लिख सकते हैं आप कि 0 से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती। अतः मैं लिख सकता हूं 0 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। नहीं होती है। अतः x का मान प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण समुच्चय B के अवयव प्राप्त नहीं होंगे। अतः समुच्चय A रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। और आप ऐसे लिख सकते हैं therefore, ये नहीं बच्चों B है ना, अतः समुच्चय B रिक्त समुच्चय है। therefore आप B बराबर क्या लिख दीजिएगा? फाई, या B बराबर आप केवल क्या बना दीजिएगा? करली ब्रैकेट बना दीजिएगा बच्चों। तो देखिए पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल था। ठीक है, ये आपके सामने है। और अभी मैं एक एग्जांपल और आपको देना चाहता हूँ उस पर समुच्चय का। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। तीसरा एग्जांपल आप देखिए इसमें। अब बताइएगा ये मेरा रिक्त समुच्चय है या नहीं। जैसे एक समुच्चय मैंने C लिया, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर क्या? 0, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आइए इसको देखते हैं बच्चों, ये हमारा रिक्त समुच्चय है या नहीं है। अब जरा देखिए, एक समुच्चय जो दिया गया है ये समुच्चय C है। ये किस रूप में लिखा हुआ है? ये आपका रोस्टर रूप, सॉरी, ये मेरा निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म को बच्चों मुझे बदलना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि इसके कौन कौन से अवयव हैं और आएंगे। जरा देखिएगा कैसे मैं इसको बदलता हूँ। और बच्चों मेरी बात आपको पूछता हूँ मैं आपसे एक बात, ये क्या आपने 10th में गुणनखंड पढ़ा होगा? ठीक, द्विघात समीकरणों का गुणनखंड आपने पढ़ा होगा। तो ध्यान से जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा कैसा है? यह एक हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक, सिंस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। आप इसका गुणनखंड कीजिए। आप इसका गुणनखंड कीजिए, 4 का ऐसा खंड कीजिए कि 5 आ जाए। 4 कम 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 प्लस 1 5। आइए देयरफॉर, चलिए मैंने कर दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 ले लीजिए, x प्लस 4। अब x प्लस 4 कॉमन निकालिए और आ जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या? 0। जब x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा कितना? -4। अगर देखिए -4, ये -4 आया, देखिएगा सिंस -4 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्या -4 नेचुरल नंबर है बच्चों? प्राकृतिक संख्या नहीं है। यदि -4 प्राकृतिक संख्या नहीं है तो लिखेंगे -4 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर लिखिएगा जब x प्लस 1 बराबर 0, फिर उधर चला जाएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा? -1। फिर लिखिएगा -1 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। -1 भी नहीं, देखिए x के बच्चों 2 मान प्राप्त हुए। यहाँ लिख सकते हैं आप x के कितने मान प्राप्त हुए? x के 2 मान प्राप्त हुए, परंतु दोनों मान प्राकृतिक संख्या नहीं है। दोनों मान प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः दोनों मान बच्चों प्राकृतिक नहीं है, दोनों मान प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः समुच्चय C रिक्त समुच्चय है।
देयरफॉर C इज इक्वल टू 5 या C इज इक्वल टू, बच्चों ब्रैकेट बना के दोनों तरफ से छोड़ दीजिएगा, करली ब्रेस, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आपको मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने आपको रिक्त समुच्चय बताया। अब मैं आपको इसके आगे, ठीक, अभी मैंने आपको एकल समुच्चय बताया, फिर मैंने आपको रिक्त समुच्चय बताया, ठीक। रिक्त समुच्चय के मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, ठीक। अब आगे बच्चों आता है परिमित समुच्चय, ठीक। अब आइए आपको बताता हूं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। चौथा उदाहरण देखिएगा आप, चौथा नहीं बच्चों, ये सॉरी, पहला था आपका एकल समुच्चय, दूसरा था आपका रिक्त समुच्चय, ये तीसरा है। तीसरा हमारे पास आएगा परिमित समुच्चय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट सेट। परिमित, इसके नाम से बच्चों क्लियर है, परिमित वह जिसके गणना की जा सके, ठीक। यानी कि वह समुच्चय जिसके अवयवों की गणना की जा सके उसे परिमित समुच्चय को कहते हैं। पर बच्चों फिर से ध्यान रखिएगा, वह समुच्चय जिसके अवयवों की गणना की जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक, आइए इसके भी मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूं। परिमित समुच्चय का क्या है सर, देखिएगा एग्जांपल, जैसे ए बराबर मैंने लिख दिया AEIOU। अब फट से बता देंगे, अब तुरंत बता देंगे कि इसमें कितने अवयव हैं। आप देख लीजिए इसमें कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं AEIO। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं B, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 5 9 10 12 18। इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप तुरंत बता देंगे 7। चलो ये बताइए बच्चों C, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 डॉट 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 100। बच्चों यह भी हमारा परिमित है। बच्चों को एक गलतफहमी होती है कि जहाँ डॉट 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 लग जाए वह मेरा अपरिमित होता है। यह बात बिल्कुल गलत है बेटा। डॉट डॉट लगने का मतलब अपरिमित होता है बिल्कुल, लेकिन कब, जब डॉट 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 लगने के बाद यहाँ कोई अवयव न लिखा हो तब। जैसे कि डॉट डॉट तो लगा लेकिन इसके आगे अवयव कितना लिखा गया है, 100 लिखा गया। इसका मतलब हुआ कि यह गिनती हमारी चल रही है 1 2 3 4 से लेके, और ये कहाँ तक जा रही है, 100 पर जाके अंत हो जा रही है। ये 100 पे जाके अंत हो जा रही है बच्चों। इसका यह मतलब हुआ कि यह हमारा कैसा समुच्चय है, यह हमारा परिमित समुच्चय है। इसके अवयवों की गणना हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल ऐसे भी दिए जाते हैं बच्चों, मान लें D बराबर दे दिया क्या, ABCD डॉट 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 डॉट, लास्ट क्या दे दिया, Z दे दिया। इसका मतलब यहाँ भी क्या है, ये भी इसकी काउंटिंग पॉसिबल है। तो ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। और बच्चों अब जानते हैं यदि परिमित आया है तो अपरिमित भी आएगा। ठीक, आइए तो अब मैं इसके बाद चौथा जो समुच्चय बताने जा रहा हूं उसे मैं बोलता हूं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित, इनफाइनाइट, क्या नाम होगा, इनफाइनाइट सेट। और बच्चों इसके भी नाम से क्लियर है, ठीक। इसमें गणना नहीं होगी, किसकी गणना नहीं होगी, अवयवों के संख्या की। वह समुच्चय जिसके अवयवों की गणना नहीं की जा सकती, की गणना नहीं की जा सके उसे अपरिमित, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों वह समुच्चय जिसके अवयवों की गणना न हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। और आइए जरा देखते हैं अपरिमित समुच्चय के उदाहरण में क्या क्या आ सकता है मेरे पास। देखिए बच्चों, जिसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। चलिए देखिए जरा इसमें कितने, देखिए डॉट 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 लिखने के बाद मैंने कोई अवयव नहीं लिखा है। इसका मतलब इसमें कितने अवयव हैं, अनंत अवयव हैं। कितने अवयव हैं, अनंत अवयव हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट।
इसमें भी अनंत अवयव है बच्चों। ठीक, कभी कभी मैंने ये ऐसे लिख दिया बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए 1 2 3 डॉट 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 50, फिर डॉट 50 51 52 डॉट 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 लगाइए बच्चों। ये भी अनंत तक जाएगा, 1 2 3 करके 50 तक गया, रुका नहीं, 51 52 जाके फिर से देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ से डॉट लग गया। यदि ये डॉट नहीं होता बच्चों तो ये परिमित हो जाता, तब 1 से लेके 52 तक कितने 52 अवयव हो जाते, लेकिन 52 के बाद फिर से डॉट लग गया, इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया, अपरिमित हो गया बच्चों। तो अभी तक बच्चों मैंने आपको 4 समुच्चय बताए हैं। ठीक है, एक हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय हो गया यहाँ पे लास्ट वाला। अब इसके बाद और भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ समान समुच्चय, 5वां। ठीक है, मैंने पहला कौन सा बताया था, एकल समुच्चय, दूसरा कौन सा बताया था, रिक्त समुच्चय, तीसरा कौन सा बताया था, परिमित समुच्चय, चौथा कौन सा बताया था, अपरिमित समुच्चय, और 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है, कौन सा वो समुच्चय है, वो समुच्चय है मेरा 5वां, समान समुच्चय। समान समुच्चय, इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। ये इक्वल सेट क्या है, आइए तो बच्चों इसके नाम से क्लियर है, जब दो समुच्चय आपस में बराबर हो जाएं तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। और दो समुच्चय आपस में बराबर हो जाए, इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं परिभाषा लिख भी दे रहा हूं। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो और दो समुच्चय कौन है, ए और बी हो, और समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, समुच्चय बी में उपस्थित हो, तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो तो इस प्रकार के समुच्चय को, इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार के अवयव को समान समुच्चय कहते हैं। इसे ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। जरा इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं बच्चों, इसके बाद तो देखिएगा, यदि फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, दो समुच्चय मेरे पास हो, कैसे हो, आगे देखिएगा, और समुच्चय ए का, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसमें हो, बी में हो, ठीक, बी में उपस्थित हो, तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। और इसे ए बराबर बी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं बच्चों। अब आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आप, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद इस पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है, जिससे कि ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, यह बहुत जरूरी है, ये ध्यान लगाइएगा जरा। इसे एक एग्जाम्पल आप देखिए समान समुच्चय का, जरा देखिएगा, जैसे कि मैंने ए ले लिया, ए, ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों दो समुच्चय बच्चों मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 1 5 7 9। बताइएगा जरा इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, इस समुच्चय में मेरे 4 अवयव हैं। एक समुच्चय मैंने बी ले लिया, इसका अवयव लिख लिया 7 5 9 1, इसमें भी देखिए 4 अवयव बच्चों, इसमें भी 4, इसमें भी 4, लेकिन ध्यान सुनिएगा, एक ए में भी है और एक बी में। बच्चों ये कैसे भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है,
7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। तो हम कहेंगे क्या कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B में तथा समुच्चय B का प्रत्येक अवयव A में उपस्थित है। अतः दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। ठीक, ऐसे कैसे दिखाएंगे? A बराबर B से बच्चा। ठीक है, जरा देख लीजिएगा ये। ठीक है, तो आप बच्चों इसको इसके बाद देखिए, मैं एक एग्जांपल और इसको दे सकता हूं आपको, वो देखें आप। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए आप। ये पहला आप समझ गए होंगे, दूसरा जरा देखिएगा। देखिए बच्चों, ये मैंने जो एग्जांपल लिया ये किस रूप में लिया है? ये एग्जांपल बच्चों मैंने आपको रोस्टर रूप में लिया है। एक एग्जांपल मैं और आपको बताने जा रहा हूं, ये किस रूप में है, जरा इसको ध्यान दें। एक जो एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं जरा इसको देखिएगा। एक समुच्चय ए लिया, ए बराबर लिखा मैंने एक्स सच दैट। ठीक, एक्स सच दैट, फॉलो देखिएगा, एक्स सच दैट ध्यान से देखिएगा, FOLLOW फॉलो को प्रदर्शित करता है। जरा ध्यान रखिएगा। और एक मैंने बी ले लिया, उसमें मेरा अवयव है FOLW। अब जरा बताइए ये दोनों समान समुच्चय हैं या नहीं? FOL और W। जरा देखिए बच्चों, A और B मेरे पास दो हैं। तो बच्चों मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, यदि कभी भी कोई भी वाक्य समुच्चय के अंदर या कोई भी अवयव समुच्चय के अंदर एक से अधिक बार आए एक से अधिक बार आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन अवयवों को हटा देना चाहिए, क्योंकि समुच्चय में कोई भी अवयव एक बार से अधिक नहीं हो सकता। यदि एक से अधिक बार दे दिया गया है तो उसको हटा देना चाहिए। बच्चों ये हमारा किस रूप में लिखा हुआ है? ये हमारा लिखा हुआ है सेट बिल्डर रूप में, निर्माण विधि में। सिंस ए बराबर जो यहाँ फॉलो लिखा हुआ है FOLLOW, आप इसको तुरंत ऐसे कर सकते हैं। ए बराबर क्या? F, O, L, क्या W। देखिए L 2 बार था, O 2 बार था, तो देखिए एक एक बार हो गया बच्चों। तो कितने अवयव आ गए? 4 अवयव, FOLW। और देयरफॉर B भी मेरे पास क्या है? FOL और W। और देखिए दोनों क्या आपस में बराबर है, देयरफॉर A बराबर क्या लिख देंगे? B लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों समान समुच्चय आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देकर के मैं बता रहा हूं। बच्चों आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, और मैं पढ़ के खुद भी बता दे रहा हूं, जरा देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ बाईं ओर, ये बायां ओर होता है हमारा लेफ्ट, बाईं ओर रोस्टर रूप। इधर जो भी लिखा हुआ है सब रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। देखिए सब कॉमा लगा के लिखा हुआ है, सब कॉमा लगा के लिखा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप लिखते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे, बाईं ओर सब रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। ठीक, लिखे। और दाईं ओर जो राइट हैंड साइड है, दाईं ओर निर्माण रूप में लिखे। निर्माण का मतलब क्या हुआ? निर्माण का मतलब मैंने बताया था कि गुण रूप में लिखे समुच्चयों का मिलान कीजिए। मिलाना, मैचिंग करना है। लेफ्ट का राइट से मैचिंग करना है, बाएं का दाहिने से मैचिंग करना है। ठीक, तो देखिएगा इधर क्या क्या दिया हुआ है, देखिएगा इधर देखिए जो हमारा निर्माण भी दी गई है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, आप जानते हैं। एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्या है, प्राकृतिक विषम संख्या। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। ऐसी संख्या लेनी है
जो प्राकृतिक हो और किसको भाग दे दे, 6 से 6 को 6 की भाज्य के बेटा। ठीक, आगे इधर देखिएगा, एक्स मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। ठीक, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों आप जरा देखिए, आपके सामने लेफ्ट वाला किस रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, और राइट वाला किस रूप में लिखा हुआ है, राइट वाला आपके सामने बच्चों, राइट वाला भी देखिए यहाँ 2 समुच्चय लिखेंगे, एक लेफ्ट का और एक राइट का, और आपको लेफ्ट का राइट से क्या करना है, मिलान करना है। तो लेफ्ट का राइट से मिलान करना है, आसान है एकदम बिल्कुल, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आप पहले निर्माण विधि को रोस्टर विधि में बदल दीजिए। ठीक, ये काफी आसान होता है, जो निर्माण को रोस्टर में बदलना काफी आसान होता है और आप आसानी से कर सकते हैं। सर देखिएगा, आइए देखते हैं मैं कैसे इसको हल करता हूँ। देखिए बच्चों, जो मैचिंग लिखी है सर देखिएगा, मैं यहाँ ही चाहूँ तो मैचिंग मैं कर सकता हूँ। सर देखिएगा, x एक अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, x एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, अभाज्य संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है बच्चों। तो हमारे पास क्या होगा, 2 4 सॉरी बच्चों 2 के बाद मेरा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, 3 के बाद मेरे पास 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, तो ध्यान से बताइएगा, 5 और 5 के बाद बच्चों हमारा आ जाएगा 7। 7 के बाद, ठीक है, इसी तरीके से आपको बताना है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा जरा, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ सर, इस क्वेश्चन को यही सर देखिएगा, x एक अभाज्य संख्या है। ठीक, यहाँ एक लाइन और होगा, जो 6 की भाजक है। ध्यान देखिए बच्चों, मैंने यहाँ छोड़ दिया था। ठीक, इसको लिख लीजिएगा जरा, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, जो ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसको, 6 की भाजक है। तो मुझे ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है बच्चों जो किसको भाग दे दे, 6 को भाग दे दे। तो 6 को भाग देने वाली अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है आपकी 2 3 5 7, 7 के बाद 9 नहीं होती, 11 13 ये सब होती बच्चों। लेकिन हमें वो संख्या लेनी है जो किसको भाग दे दे, 6 को भाग दे दे बच्चों। तो 6 को भाग देने वाली हमारी संख्या है, भाजक संख्या है, कौन कौन सी होंगी मेरी, 2 होगी बच्चों, क्योंकि 6 को यदि 2 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। फिर 6 को कौन भाग दे सकता है, 6 को 3 भाग दे सकता है बच्चों। तो अभाज्य संख्या में इसके 2 आएगा और 3 आएगा। लेकिन एक बात और जरा सुनिएगा, इसके बाद आप 5 लेंगे तो 5 इसको भाग नहीं दे पाएगा, 6 को यदि 5 से भाग देंगे तो दशमलव में बच्चों चला जाएगा भाग, इसलिए यह पूर्ण भाग इसको नहीं दे सकता। तो ठीक है, तो x क्या है, एक अभाज्य संख्या है, हमें अभाज्य संख्या लेनी है जो किसको, जो 6 की भाजक यानी कि 6 को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो जरा देखिएगा, आइए आपको मिलान करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको राइट हैंड साइड में जितने भी हैं आपको उसे लिखना पड़ेगा। किस रूप में लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा उसको रोस्टर रूप में, सॉल्यूशन। आइए पहला क्या था, पहला इसको लिख लीजिए 1 2 3 और क्या 6 है बच्चों। ठीक, और a, इसको आप रोस्टर रूप में लिखिए जरा। सॉरी बच्चों, सर ध्यान देखिए बच्चों, ये जो x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, 2 और 3 ये दोनों, देखिए 6 को 2 भी भाग दे देगा, 6 को 3 भी भाग दे देगा। आइए मैंने इसको रोस्टर रूप में बदल लिया। इसका दूसरा देखें, दूसरा मेरे पास क्या है, देखिए 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक, और इसका b देखिए जरा, b क्या लिखा है, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक प्राकृतिक विषम संख्या है। ध्यान दीजिए, x संख्या 10 से कम लेना है, प्राकृतिक संख्या लेनी है, 10 से कम लेनी है बच्चों, और कैसी लेनी है, विषम लेनी है। विषम का मतलब क्या होता है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से नंबर आएंगे प्राकृतिक में 10 से कम, 1 3 5 7 9। बताइए आया, चलिए तो मेरा पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब मैं आता हूं तीसरे पर बच्चों। ठीक है, आइए देखिए, अब मैं तीसरे पर आता हूं और आप खुद इसको मिलान कर लेंगे अपने आप, जरा ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्या है, यह मैथमेटिक्स लिखा हुआ बच्चों, MATHEMATICS जानते हैं आप।
सी क्या लिखा है जरा सी देखिए आप। x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है और 6 की ऐसी प्राकृतिक संख्या लीजिए बच्चों जो वो प्राकृतिक संख्या किसको भाग दे 6 को। आइए देखो 6 को एक प्राकृतिक संख्या, एक से एक भी हो जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर क्या होगा 6 होगा। 1 2 3 और 6 हो जाएगा बच्चों। आइए चौथा देखते हैं हम। चौथा आइए यहाँ दिया हुआ 1 3 5 7 और 9, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है डी तरह देखिएगा, ये मैथमेटिक्स ही लिखा हुआ बच्चों, तो अक्षर में आपको कॉमा लगा के लिख दीजिए, ये उसका रोस्टर रूप हो जाएगा। चलिए मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आइए हम लोग मिलान कर देते हैं। ठीक, हमको मैचिंग करनी थी बच्चों। देखिए 1 2 3 6, इसकी मैचिंग कौन सी है 1 2 3 6 की। आप जरा ध्यान से देखें तो 1 2 3 6 की मैचिंग मेरे पास सी है। आइए 2 3 की मैचिंग आपके सामने ए है। ठीक, मैथमेटिक्स की मैचिंग आप देख रहे हैं, ये मेरा सी था और ये मेरा डी है। आइए तो इस मैथमेटिक्स थर्ड का मैचिंग मेरे पास क्या है डी है। नहीं सॉरी बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं, अच्छा मैंने इसको मिटा रहा नहीं है इसलिए दिक्कत कर रहा है, सॉरी मैंने इसको मिटा दिया, अब सही हो गया ये ए बी सी डी, सॉरी। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान रखिएगा 1 इसकी 1 1 2 3 6 1 2 3 6, ये 2 3 की मैचिंग 2 3 हो गया। अब इस मैथमेटिक्स क्या थर्ड का मैचिंग मेरा किससे है डी से है। आइए अब मैं चौथे की बात करता हूं आपके सामने। आइए चौथे की बात करता हूं तो बताइए चौथे का मैचिंग कौन सा है मेरे पास। देखिएगा चौथे का मैचिंग 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, तो आपका इसका मैचिंग आपके सामने चला गया, ये हो गया। इस तरीके से बच्चों आप करेंगे क्या, लेफ्ट जो रोस्टर रूप में लिखा हुआ था, राइट जो कि निर्माण विधि में लिखा हुआ था, तो निर्माण विधि को रोस्टर विधि में बदल दीजिए, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए मैचिंग कर दीजिएगा। चलिए यह काम आप कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बच्चों पढ़ाने जा रहा हूं एक नया टॉपिक जो कि सेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। सेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यही बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ गलती कर देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो इसमें कोई गलती आपसे नहीं होगी। आपने शायद नाम सुना होगा उपसमुच्चय, ठीक, याद रखिएगा, सुनिएगा समुच्चय। अब मैं दोबारा नाम लेने जा रहा हूँ उपसमुच्चय। तो अब बच्चों में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मेरा उपसमुच्चय, ठीक। और अभी तक उपसमुच्चय से पहले मैंने आपको जो भी पढ़ाया है अभी तक, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 1.2 आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, करके देखिएगा, नहीं लगेगा तो बताइएगा, ठीक है। तो अब आइए मुझे 1.3 में जाना है, लेकिन जब आप 1.3 में जाते हैं तो आपको उपसमुच्चय सीखना होगा कि उपसमुच्चय होता क्या है। बच्चों इसके नाम में ही छुपा होता है, जैसे कि समुच्चय, ठीक, समुच्चय का मतलब बताया था आपको इसकी परिभाषा, ठीक, ठीक है, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह करना है, ठीक। आइए बात करते हैं उपसमुच्चय। उप का मतलब क्या, छोटा। उप का मतलब क्या होता है, छोटा समुच्चय, यानी कि छोटा समुच्चय निकला कहां से होगा बच्चों, जो छोटा समुच्चय है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा छोटा समुच्चय है वो वास्तव में बड़े समुच्चय के अंदर से निकलता है। यदि आप बड़े समुच्चय के अंदर से कुछ अवयवों को लेकर के एक नया समुच्चय बना दें तो वही मेरा क्या हो जाता है, उपसमुच्चय हो जाता है। बस जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। पूरी पृथ्वी पर आप जानते हैं काफी देश रहते हैं, पृथ्वी पर हमारे कई देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, मैंने एग्जाम्पल दिया था ऐसा एक बार और भी, तो इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अमेरिका है, ये सारे कहाँ स्थित हैं बेटा बताइएगा जरा, ये सारे कहाँ स्थित है, ये सारे के सारे पृथ्वी पर स्थित है। तो हम पृथ्वी को एक समुच्चय मान लेते हैं। यदि मैं पृथ्वी को एक समुच्चय मान लेता हूं तो पृथ्वी पर उपस्थित सारे जो देश हैं वो क्या हैं, ये सब पृथ्वी के उपसमुच्चय हैं बेटा। जैसे क्या समझिएगा जरा, भारत कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर स्थित है, ठीक। तो भारत मेरा एक उपसमुच्चय है, किसका उपसमुच्चय है, पृथ्वी का उपसमुच्चय। पृथ्वी बहुत बड़ा
ये पृथ्वी के अंदर तो पूरे देश आते हैं, उसका एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा अवयव हमारा क्या है, भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष एक छोटा समुच्चय है, एक समुच्चय हो गया किसका, पृथ्वी का। ऐसे नहीं, भारत ही नहीं बेटा, पृथ्वी पर उपस्थित सारे देश, जितने भी देश है पृथ्वी के ऊपर उपस्थित, वो सारे के सारे उप समुच्चय है। किसके उप समुच्चय है, पृथ्वी के उप समुच्चय है बेटा। यानी कि पृथ्वी बड़ा समुच्चय है और हम यदि भारत को देश ले लें तो उसका क्या है, छोटा सा उप समुच्चय है। ठीक, तो बच्चों एक एग्जांपल ले लिया। बच्चों दूसरा एग्जांपल, वो बच्चों अपने मानने के ऊपर है कि आप किसको बड़ा मानते हैं और किसको छोटा मानते हैं। मैंने पृथ्वी को बड़ा माना, तो यदि मैंने पृथ्वी को बड़ा माना तो मेरे अनुसार उप समुच्चय देश हो गए। लेकिन कोई व्यक्ति पृथ्वी की बात नहीं करता, तो वो कहता नहीं मैं अपने देश को उप समुच्चय मानूं, मैं भारत को उप समुच्चय मानूंगा। यदि किसी व्यक्ति के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी व्यक्ति के अनुसार भारतवर्ष, सुनिए, भारतवर्ष समुच्चय है, यदि भारतवर्ष को मैं एक समुच्चय मान लूं तो भारतवर्ष राज्यों में बटा हुआ है, आप भी जानते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो भारत देश है ये राज्यों में बटा हुआ है। तो राज्य क्या हुए, राज्य हमारे उप समुच्चय हुए, किसके, भारत के, क्योंकि वो सब कहाँ से निकले हैं, वो सब भारत देश से निकले हैं। तो यदि मैं पृथ्वी को, यदि मैं भारत को एक बड़ा समुच्चय मानता हूं, यदि मैं भारत को एक बड़ा समुच्चय मानता हूं, तो भारत से निकले जितने भी छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी राज्य हैं, सारे राज्य उप समुच्चय है किसके, भारत देश का। ठीक, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, मैंने बिहार का नाम लिया। ठीक, आखिर ये सब दोनों क्या है, आपका जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के अंदर स्थित है, ये भारत का क्या है, उप समुच्चय है। बिहार क्या है, उप समुच्चय है किसका, भारत का। ठीक, चलिए, और तो अब इसी तरीके से बच्चों, अब मेरे अनुसार अभी एक व्यक्ति के अनुसार क्या उप समुच्चय था, भारत। इसी तरीके से बच्चों मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं पहले। यदि मैं किसी व्यक्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश को, यदि किसी के अनुसार उत्तर प्रदेश को समुच्चय मान लिया जाए, यदि कोई व्यक्ति कहता नहीं मेरे अनुसार मैं समुच्चय लूंगा उत्तर प्रदेश, यदि मैं उत्तर प्रदेश समुच्चय लूंगा तो इसका उप समुच्चय क्या होगा, इसका उप समुच्चय होगा बच्चों उसके जिले, उसके क्या जिले। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, आप जानते ही हैं। ठीक, उसमें से एक जिला आपका उत्तर प्रदेश का, एक जिला हमारा वाराणसी जिला है, गाजीपुर जिला है, ठीक, सोनभद्र है। तो धीरे धीरे ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों हमारे कई जिले आते हैं। तो इस तरीके से बच्चों उत्तर प्रदेश के भी क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश के भी उप समुच्चय हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप समुच्चय किसे मानते हैं। यदि आप समुच्चय मानेंगे तो उसके अंदर से उप समुच्चय निकलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, इसको समझ लीजिए तो फिर मैं आगे बोर्ड पर बताता हूँ आपको। यदि मेरा परिवार, मेरे परिवार में मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे परिवार में 10 लोग रहते हैं बेटा। ठीक, मैं गाँव में रहता हूँ। ठीक है, यदि मैं गाँव में रहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, तो वो मैं अपने पूरे परिवार को अपने समुच्चय मान लिया। यदि मैंने अपने पूरे परिवार को समुच्चय मान लिया, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति शहर में नौकरी करने आ गया, जैसे मान लीजिए मेरा गांव में परिवार था और मैं अपने गांव से निकल करके अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर में आके बस गया, तो जानते हैं मैं क्या हूं, मैं उप समुच्चय हो गया। मैं किसका उप समुच्चय हो गया, अपने घर का, जो कि गांव में था। गांव में जो मेरा घर था बेटा, तो मेरा परिवार था, मेरा परिवार एक बड़ा समुच्चय था। अब मैं अपने बच्चों को लेकर के चला आया, मन की सिटी में चला आया, मैं सिटी में रह रहा हूँ। तो आखिर मैं निकला कहाँ से हूँ, मैं निकला उसी गांव से हूँ, उसी घर से हूँ। तो जिस घर से मैं निकला हूँ वो घर समुच्चय है और मैं उस घर का छोटा सा क्या हूँ, उप समुच्चय हूँ। मेरे कहने का बस इतना अर्थ बच्चों, उप समुच्चय जो होता है वह समुच्चय के अंदर से निकलता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं यदि समुच्चय को पिता माने तो उससे जितने भी उप समुच्चय होते हैं उसके वो पुत्र टाइप के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब आप हेडिंग डालते हैं, अब उप समुच्चय समझ चुके होंगे। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ उप समुच्चय को और इसकी परिभाषा बताता हूँ आपको। ठीक है,
इसको अंग्रेजी में सबसेट कहते हैं बच्चों। ठीक, ध्यान से सुनिएगा जरा। उप समुच्चय मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया, ठीक है। तो देखिए जरा इसको लिखते कैसे हैं, और सुनिए, यदि दो समुच्चय इस प्रकार हो कि, ये परिभाषा है बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी इस प्रकार, एक दो हो गया बेटा ना, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, इसमें दोनों में बेटा एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। समझिएगा मेरी बात को। यदि दो समुच्चय कैपिटल कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि हो कि समुच्चय ए का, यानी किसका, ए का प्रत्येक अवयव, जैसे मेरा परिवार था बेटा, मैंने बताया ना आपको, मेरे परिवार का प्रत्येक अवयव, एक एक सदस्य, जैसे मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये सब अवयव हो गए। ये सब किसके अवयव हो गए? ये सब अवयव हो गए उस गांव में रहने वाले परिवार का, जो कि बड़ा था। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब बच्चों कि ए मेरा छोटा हो गया और परिवार मेरा वहाँ का गांव वाला बड़ा हो गया। तो ये मैं और ये मेरा गांव वाला परिवार। तो ये ए कहाँ से निकला है? ये ए निकला है कहाँ से? बी से। वही लिखा गया है समुच्चय बी में उपस्थित हो। तो यानी क्या, ए हमेशा कहाँ उपस्थित होगा? ए वास्तव में रहता कहीं हो, लेकिन वो उपस्थित होगा अपने गांव वाले परिवार में ही, वहीं गिना जाएगा वो। तो ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए, देखिए ये साइन है बच्चों, ये उपसमुच्चय की साइन है बेटा, ए उपसमुच्चय बी, ए इज सबसेट ऑफ, इसको पढ़ेंगे से प्रदर्शित करते, लिख लीजिएगा। ठीक, इसे बोलते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। अंग्रेजी में इसे मैं लिख दे रहा हूं, ये सबसेट का साइन सी मत समझिएगा, ये सी नहीं है बच्चों, इस तरीके से बना करके लंबा करके बनाया गया। ये इसे पढ़ते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक बच्चों, याद रखिएगा। बच्चों मैंने ये परिभाषा आपको सामने रख दी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक दो एग्जाम्पल भी आप इसमें देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी मैं इसमें बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से एग्जाम्पल को देखिएगा आप। आइए एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 1, ए में अवयव हो गया 1 2 5 7 और बी में अवयव हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा देखिएगा जरा बच्चों, यहाँ देखें ए का प्रत्येक अवयव किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो ध्यान से देख लीजिए आप, कोई अवयव ऐसा बताइए तो देखिए ए में 1 1 2 2 5 जी 5 मिला, 7 मिला। ये बताइए इसका प्रत्येक अवयव किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो हम क्या लिख देंगे? तो इसको लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए कॉमा बी का उप समुच्चय है। ए समुच्चय बी का, ऐसे ए कॉमा बी का उप समुच्चय। कौन उप समुच्चय? ए उप समुच्चय बच्चों। ठीक है, आइए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं बच्चों। बच्चों ये डिपेंड करता है अवयवों के ऊपर। अभी यहाँ पर देखिए ए उप समुच्चय हो गया है,
तो कोई जरूरी कि बार बार यही उपसमुच्चय हो सकता है कि समुच्चय ए बड़ा हो और बी छोटा हो। ठीक, ये होता है हमारे नाम देने के ऊपर। सर देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये ध्यान से सुन लें। ठीक है, आइए देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ए बराबर मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ और मैंने बी लिया बच्चों, बी लिया ए डी एफ। जरा देखिए मैंने क्या लिया, ए डी एफ। अब आप जरा बताइए इसमें बड़ा समुच्चय कौन सा है? आप देख रहे होंगे कि इसमें बड़ा समुच्चय ए लग रहा है, बी तो छोटा लग रहा है। तब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए ए यहाँ है तो ए यहाँ है, डी यहाँ है तो डी यहाँ है, एफ यहाँ है तो एफ यहाँ है। देखिए इसके अवयव भी कम है, इसका मतलब ये उप हो सकता है। आइए ए डी एफ, अरे सॉरी बच्चों, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या, बी इज द सबसेट ऑफ ए। यहां पर क्या लिखेंगे, बी कॉमा ए का उप समुच्चय है। तो बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि बार बार ए ही उप समुच्चय होगा, हमारे पास बी भी उप समुच्चय हो सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसे क्या बोलेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने आपको आज उपसमुच्चय बताया और इस पर मैंने आपको क्या बताया, इस पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, शायद आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों आप 1.3 एक्सरसाइज भी आप कुछ कर सकते हैं, आप करने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।